रिकॉर्डिंग एज वेल। रिकॉर्डिंग ऑन हमारी हो गई है। चलो, तो ठीक है बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट लेक्चर है हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम का। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में जो हम मेन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आयोनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहली बात तो वही है बेटा, हम आयोनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है वो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक एंड नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, वी कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट। तीन थ्योरीज हम पढ़ेंगे एसिड और बेसिस के बेस पे, कुछ क्वेश्चंस है, फिर पीएच स्केल है। सो लेट स्टार्ट। आयोनिक इक्विलिब्रियम बच्चे चैप्टर है, तो सबसे पहली थिंग हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो पहले तो हम यही जानेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम हम बच्चे बोल रहे थे कि इक्विलिब्रियम जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है और उन दोनों का रेट जो है इक्वल आ जाए फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, तब हम क्या बोलते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम किस में होगा, ऐसी रिएक्शंस में जिसमें आयोन्स बनते हैं। ठीक है, आयन्स हमारे पास दो तरह के होते हैं ना, आयन में टूट जाता है वो कैटायन जो क्या कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा वाला हमारे पास होता है एनायन जो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज। तो आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चे, इक्विलिब्रियम कब, बिटवीन द आयोनाइज्ड एंड द नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ स्पीशीज, जब किसी आयोनिक और नॉन आयोनिक स्पीशीज के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम। यानी कि जो भी रिएक्शन है वो डिसोसिएट किस में हो, आयंस में। जैसे ये ए बी है, ये ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में टूट जाए, जब ये हमें आयंस दे, तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं कि ये आयोनिक इक्विलिब्रियम में है। क्या, व्हेन इट डिसोसिएट्स इनटू आयंस। क्लियर हुई मेरे ये बात सबको कि आयोनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है हमारे पास। यस, चैप्टर 7 बेटा, इक्विलिब्रियम का सेकेंड पार्ट आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, हाँ। अब देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम को सब्सटेंस जो है हम उसको टू टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज आर इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस। सो मोस्टली आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो ऑब्जर्व करते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है कि वो पार्शियल आयोनाइजेशन देते हैं। पार्शियल का क्या मतलब होता है कि वो प्रॉपरली आयंस में नहीं टूटते। जैसे HCl है बेटा, वो पूरी तरह से H पॉजिटिव और Cl में टूट जाता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली आयंस नहीं दे पाते, ठीक है, पार्शियली टूटते हैं, मीन्स उनके कुछ कंपाउंड जो है वो पानी में एज सच रह जाता है, कुछ टूट के डिसॉल्व हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब वीक जैसे हम बोलते हैं ना कि ये जो बच्चे हैं हमारे ये इंटेलिजेंट है। क्यों इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये सारा का सारा समझते हैं। जैसे मैं बोलूं ये ग्रुप के मेरे सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें समझते हैं। और अगर मैं बोलूं कि एक मेरे पास ना सुबह 9 बजे वाला बैच आता है वो थोड़ा वीक है, वीक का क्या मतलब है कि वो आधी बातें समझता है आधी नहीं समझता। तो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होगा बेटा, जो प्रॉपरली डिसोसिएट नहीं होता, थोड़ा सा डिसोसिएट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस अब कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस वो होते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो वो आयंस देते हैं वाटर में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस क्या होंगे, विच प्रोड्यूस आयंस इन वाटर। अब ये चीज हमने लिख दी, डिसोसिएशन 100% हो भी सकती है, नहीं भी। और देयर सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनके जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल एसिड का HCl, बेस अमोनिया, सॉल्ट NaCl, दीज आर इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक की मेन प्रॉपर्टी क्या है, एक तो ये आयंस देती है और दूसरी ये कंडक्ट करती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक मींस इलेक्ट्रोलिटिक का उल्टा, ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, दे डू नॉट प्रोड्यूस आयंस इन वाटर, देयर सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये कंडक्टिसिटी इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल क्या हो गया, यूरिया, ग्लूकोज, शुगर। ठीक है, ये सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, सबको क्लियर है इलेक्ट्रोलिटिक और नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। यस, गिव मी हाई फाइव जिसको क्लियर है। कशिश बेटा, मैंने आपको बोला है कि आप मुझे पर्सनल मैसेज करना, मैं आपको लिंक भेजूंगी। ठीक है ना, मैं आपको आपके रिलेटेड जो भी बच्चे आपको लिंक चाहिए होगा 6 आर वाला, 12 आर वाला, वो मैं भेज दूंगी। ठीक है,
आप यहाँ पे वो नहीं है कि कोई किसी भी ग्रुप में आप नहीं जाओगे ना, तो सब बच्चे कुछ डिफरेंट ग्रुप के हैं। तो अगर आप मुझसे करते हो तो ठीक है? हाँ, कशिश आप मेरे को बेटा मैसेज कर देना पर्सनली, मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है? ओके, सो दिस इज़ द थिंग। नाउ नेक्स्ट वन वुड बी, अब हम देखेंगे, बात करते हैं बच्चे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की या आयोनाइज़ेशन की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन का क्या मतलब है? मान लो मैं क्या बोलती हूँ कि मैंने 1000 रुपए लिए थे, मेरे पास 1000 रुपए थे, मैं 1000 रुपए बाजार लेके गई, तो मैंने 800 रुपए खर्च कर दिए, मीन्स ये मेरे डिसोसिएट हो गए, ये मेरे खर्चा हो गया। ठीक है ना? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब कितने मोल्स थे और कितने डिसोसिएट हो गए, कितने मोल्स टूट गए। तो अल्फा की वैल्यू आप कैसे लिखोगे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे डिसोसिएट हुए, मीन्स कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे डिसोसिएट होके, मतलब डिसोसिएट का क्या मतलब होता है, टूट गए, और इनिशियली आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स यू आर टेकन, दैट वुड बी गिवन एज अल्फा वैल्यू। ठीक है? डिग्री ऑफ आयन डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कैसे निकालेंगे कि कितने मोल्स आयोनाइज हो गए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कि आप लेके कितने चले थे। अब जैसे मैंने बोला मेरा 800 रुपए का खर्चा हो गया, लेके मैं कितने गई थी, 1000, तो परसेंटेज डिसोसिएशन में क्या निकालूंगी कि मैंने 80% जो है अपना खर्चा कर दिया। तो यही चीज है हमारे पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे डिसोसिएट हो गए डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। परसेंट डिसोसिएशन क्या आ गया, अल्फा इंटू 100। ठीक है? परसेंट डिसोसिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकालनी है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बात आई क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब अल्फा की वैल्यू 1 होगी तो बच्चे नियरली इक्वल टू 1 होगी, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। 1 कब होगी, जितने मोल्स लिए थे उतने ही डिसोसिएट हो गए। ठीक है ना? मैंने यही बोला ना, स्ट्रॉन्ग बच्चा क्या कहेंगे, मैं किसी को इंटेलिजेंट कहूंगी या बोलूंगी शार्प है, क्यों है, क्योंकि वो सारी चीजें ग्रैब कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, जितने मोल थे वो सारे के सारे ही डिसोसिएट हो गए, दे टोटली डिसोसिएट, एच पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव में। और वीक क्या होगा, मान लो सिर्फ उसके 50% ही डिसोसिएट हो पाए, 50/100 आए, डिसोसिएट हुए 50 और लिए कितने थे टोटल 100, मींस अल्फा की वैल्यू 0.5, मींस वेरी वेरी लेस देन 1। तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो अल्फा की वैल्यू क्या रहती है, लेस देन 1। और अगर हमारे पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, तो अल्फा की वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 आ जाती है। ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, दैट विच कंप्लीटली डिसोसिएट। तो पहले वीक आ गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट बचे वो इलेक्ट्रोलाइट दैट डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, वो वीक एसिड भी हो सकता है और वीक बेस भी हो सकता है। ठीक है ना? दोज विच डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। हाँ, अप्रोक्स में 1 लेते हैं बेटा, क्लियरली तो कोई भी नहीं होता, एग्जैक्टली 1 किसी का भी नहीं होता, तो अप्रोक्सीमेटली 1 आप ले सकते हो। ठीक है अंकित? ठीक है? सो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता एक्वस सॉल्यूशन में, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं एक्वस आयन। उसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो, वीक एसिड का एग्जांपल एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, वीक बेसिस हो गए, और स्प्रैंगली सोल्यूबल सॉल्ट हो गए। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास वो सॉल्यूशन है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है सॉल्यूशन में, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ले लो। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH बेटा, ऑल सोल्यूबल सॉल्ट NaCl वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, सो यू कैन टेक दैट एग्जांपल एज वेल। ठीक है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हमने पढ़ लिया। अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा की वैल्यू नियरली 1 है तो स्ट्रॉन्ग, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दो तो भी हम उसको यूनिटी मान लेते हैं। ठीक है ना, कि थोड़े पानी में नहीं डिसॉल्व हो रहा था, पानी डालते गए, तो दैट वुड बी ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है? तो वो हो जाता है हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? नो, आदर्श को नहीं है, और किसी को? नो मैम, ऑल क्लियर, नो मैम। अंकित, असद, कार्तिक, केशव, सी पार्ट। सी पार्ट में बच्चे वो क्या कह रहा है? ठीक है, यस, सी पार्ट में देखो क्या बोला गया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब है कि जब आप बहुत ज्यादा उसमें वाटर ऐड कर रहे हो, किसी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट पे भी हम उसको 1 मान लेते हैं। ठीक है ना? आप बार बार उसमें वाटर डिसॉल्व करते रहोगे, वो खुद ब खुद इतना हो जाएगा कि उसके आयन जो है उसमें डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कंसीडर टू बी एट यूनिटी। गुड इवनिंग साम्या। ठीक है, दिस इज द थिंग। तो एज जैसे जैसे डेल्यूशन इंक्रीज करती है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज करता है। जितना ज्यादा डेल्यूशन होगी उतनी ज्यादा एक्सटेंट का क्या मतलब है, उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी किस चीज की, कि वो आयंस में डिसोसिएट हो। ठीक है, उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी हो जाती है कि वो आयंस में टूटे। सो ऑन डेल्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिसोसिएटेड आयन डिक्रीजेस, बैकवर्ड रेट आल्सो इंक्रीजेस। तो हम सिंपल एक ही बात लिखेंगे कि डिल्यूशंस के साथ डिसोसिएशन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करती है और ज्यादा से ज्यादा आयन बनाती है। तो ओनली वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि जितनी ज्यादा डिल्यूशन इंक्रीज करेगी उतने आयंस बनेंगे, उतनी ज्यादा आयोनाइजिंग पावर जो है उसकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन वुड बी आर आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। अब हम देखेंगे कि आयोनाइजिंग सॉल्वेंट क्या होता है। सो मोस्टली केमिकल कंपाउंड्स में आपने एक रूल पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, यानी कि एक जैसे मॉलिक्यूल ही आपस में घुलते हैं, जैसे पोलर डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर इन नॉन पोलर। तो मोस्टली केमिकल कंपाउंड्स ये रूल को फॉलो करते हैं कि लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। ठीक है ना, कि पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में ही घुलते हैं, और नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। तो सॉल्वेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ दीज आयन शुड बी पोलर। पोलर होने चाहिए वो, क्योंकि पोलर आयन जो है वो ज्यादा जल्दी आयोनाइज्ड हो जाते हैं। अब मुझे ये कौन बताएगा कि पोलर और नॉन पोलर में फर्क क्या होता है? यस, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स? पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? यस, किसी को पता है पोलर और नॉन पोलर? सेम आयन, सेम होता है पोलर, और डिफरेंट आयन होता है। बिल्कुल सही बेटा, जिनके सेम आयन्स हो, पोलर जैसे कि जुड़वा भाई, H2, N2, I2, O2 एक जैसे, वो होते हैं पोलर। नॉन पोलर में दो अलग अलग, जैसे HCl, HNO3, ये चीजें। ठीक है, दो डिफरेंट। और पोलर में H और H होंगे, N आपस में जुड़े होंगे, O जुड़ा होगा। तो ये सारे क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड। और नॉन पोलर कौन से होते हैं, जिसमें एक H है दूसरा Cl है, ठीक है, एक H है दूसरा NO3 नेगेटिव है, इनको हम बोलते हैं नॉन पोलर। तो जो पोलर कंपाउंड होते हैं, बिकॉज उन्होंने क्या बोला, सॉल्वेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ दीज आयन शुड बी पोलर। ये पोलर होने चाहिए क्योंकि पोलर आयन जो है वो जल्दी टूट जाते हैं, दे डिसोसिएटेड इजिली। ठीक है, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट इज जनरली टेकन एज वाटर। सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग सॉल्वेंट जो हम यूज करते हैं बेटा, वाटर यूज करते हैं, और वाटर हमारा एक पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, जनरल क्या है आयोनाइजिंग सॉल्वेंट यूज होने वाला, वाटर। और वाटर हमारे पास क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट। वाटर इज कंसीडर्ड एज अ पोलर सॉल्वेंट। अब बताओ यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो? यस, किसी को कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरह की? नो, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बिल्कुल बेटा वाटर। ठीक है, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड बेटा। चलो, अब हम बेटा अपने एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये लो, स्लाइड बैक कर देते हैं। सी,
वैसे मैं ये स्लाइड्स अभी अपडेट कर दूंगी। अच्छा, जिस भी बच्चे को पुरानी रिकॉर्डिंग्स, पुराने नोट्स कुछ भी चाहिए वो यहाँ से देख सकता है। मैं आपको एक लिंक सेंड करती हूँ, bit.ly/नवनीत मैम। देखो चैट बॉक्स में मैंने आपको ये लिंक सेंड कर दिया है। तो वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जितनी भी पुरानी रिकॉर्डिंग्स और पुरानी वीडियोस हैं आप देख सकते हो। मैम NH4CN वीक सॉल्ट है या बेस, सॉल्ट है या वीक बेस? NH4CN की अगर हम बात करें तो NH4CN हमारे पास सॉल्ट हो जाएगा बेटा, ये सॉल्ट है, ठीक है, दिस इज अ सॉल्ट। यस, नाउ कम टू एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब हमें वैसे तो एसिड और बेस की जनरल डेफिनेशन तो सबको पता है। एसिड जो है वो सॉर टेस्ट के होते हैं, उनका पीएच जो है वो <7 होता है, ठीक है, और वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। बेसिस का हम पढ़ते आ रहे थे कि इसका बिटर टेस्ट होता है, पीएच इनका <7 होता है, और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, ठीक है। तो दीज, ये जनरल डेफिनेशन हम सबने पढ़ रखी हैं। बट हम एसिड और बेसिस की डेफिनेशन 3 थ्योरीज के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे एरहेनियस कॉन्सेप्ट, देन वी विल स्टडी अबाउट ब्राउनस्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट, एंड देन ल्यूइस कॉन्सेप्ट। ये 3 कॉन्सेप्ट के अंडर हम एसिड और बेसिस को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एरहेनियस कॉन्सेप्ट। तो एरहेनियस के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन क्या थी? द सब्सटेंस, जब हम किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड्स, ठीक है। द सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड दे रिलीज H पॉजिटिव आयन, जैसे HCl को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये हमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज एसिड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ये एसिड है। और वो सब्सटेंस जिसको हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में और वो हमें OH नेगेटिव आयन देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिस। अगर हमें H पॉजिटिव आयन मिलता है जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एसिड, और अगर वो हमें OH नेगेटिव आयन देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिस। सो दिस इज द जनरल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एरहेनियस। इसकी डेफिनेशन हमें एरहेनियस ने बोली थी, सेम चीज। सब्सटेंस जो है वो वाटर में अगर डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमें H पॉजिटिव आयन देंगे। बट एक चीज में प्रॉब्लम आ गई कि उन्होंने क्या बोला, एरहेनियस एसिड और बेस की डेफिनेशन तो ठीक थी लेकिन कुछ डिफेक्ट थे उसमें। क्या डिफेक्ट थे? सबसे पहली बात तो यही बोली कि जरूरी नहीं है हर तरह का एसिड और बेस जो है वो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन दे ही। अब जैसे हमें पता है अमोनिया, सबको पता है कि ये बेस है, ठीक है, लेकिन अमोनिया को अगर हम एज सच डिसॉल्व करते हैं वाटर में वो हमें OH नेगेटिव आयन नहीं देता, बट वो तो बेस है। तो एरहेनियस की थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई, ठीक है, एरहेनियस की थ्योरी फेल हुई थी। हमने अभी अभी बोला ना कि हमने 3 थ्योरीज पढ़नी है, बेटा हर चीज, हर एक में कोई कमी निकालोगे तभी तो दूसरी थ्योरी पे जाएंगे। तो एरहेनियस ने क्या बोला था कि एसिड के लिए H पॉजिटिव आयन होना चाहिए और बेस के लिए OH नेगेटिव आयन होना चाहिए। बट फिर कुछ एग्जाम्पल ऐसे आए जैसे अमोनिया रहा, उसमें OH नेगेटिव आयन जो था बेस में नहीं मिला, OH नेगेटिव आयन नहीं मिला, बट स्टिल इट इज अ बेस, स्टिल इट इज कंसीडर्ड एज अ बेस। तो ये बेस क्यों था, इसको अब स्टडी करने के लिए हमने नई थ्योरी बनाई, दैट इज ब्रोंस्टेड लाउरी कंसेप्ट, ठीक है। तो एरहेनियस के अकॉर्डिंग सिर्फ यही दो चीजें थी कि एक एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन देंगे और बेस जो है वो OH नेगेटिव आयन देंगे। अब आप ये भी याद रख सकते हो मोनोबेसिक कौन से होते हैं बेटा, जो सिंगल H पॉजिटिव आयन दे। सिंगल H पॉजिटिव आयन आता है तो उसको मोनोबेसिक बोलते हैं। दो H पॉजिटिव आयन होते हैं तो आप उसको डाई बेसिक बोल सकते हो, तीन होते हैं तो बेटा ट्राई बेसिक, ठीक है, ट्राई प्रोटिक भी बोलते हैं, आजकल वर्ड यूज करते हैं हम प्रोटिक, ठीक है। अगर एक ही जैसे HCl है, HCl ऑन डिसोसिएशन हमें क्या देता है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ओनली वन H पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज मोनोबेसिक। और H2SO4 क्या देता है? 2H पॉजिटिव आयन, तो दैट इज कंसीडर्ड एज डाई बेसिक। H3PO4 3H पॉजिटिव दे रहा है
सो इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ट्राई बेसिक। इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्राई बेसिक। ठीक है, क्लियर ये बात सबको? यू आर वेलकम। ये किस किस को वेलकम कर रहे हो? थैंक्स प्रिंस। क्या, किस बात का थैंक्स चल रहा है? रुको रुको रुको, मैं माइक ऑन कर देती हूँ। समझ ही नहीं आ रही तुम्हारी बातें, क्या बातें करी जा रही तुम। यहाँ तक क्लियर है ना? मैम कौन क्या कह रहा था? अंकित, थैंक्स। अच्छा, लिंक दोबारा भेजो। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, अंकित को मिल गया। ठीक है, थैंक यू प्रिंस वंस अगेन। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? मैम मेटल ऑक्साइड भी लिमिटेशन हो सकता है। मेटल ऑक्साइड आगे पढ़ेंगे पूजा, इसमें मेटल ऑक्साइड अभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड वाला केस अभी लेंगे ही नहीं हम। चलो, सही है, कोड वर्ड है इनका। चलो बढ़िया है, कोड वर्ड में लगे रहो। ठीक है, अब ये डिफेक्ट हो गए। एरहेनियस बेस भी हमें पता चल गया कि जो क्या देता है हमें, हाइड्रोक्सिल आयन देता है, वो बेस हो गया। इसमें भी मोनो एसिडिक भी हो सकते हैं। अगर एक OH नेगेटिव आयन है, 2 होंगे तो वो डाई एसिडिक, 3 होंगे तो ट्राई एसिडिक। ये याद रखना है, एसिड में वर्ड यूज करना है बेसिक, यानी मोनो बेसिक। ठीक है, बेस में वर्ड यूज करना है मोनो एसिडिक, उल्टा होता है ये। ठीक है, ये चीज में ध्यान रखना है। एसिड में वर्ड यूज करते हैं मोनो बेसिक वाला, और बेस में हम यूज करते हैं वर्ड मोनो एसिडिक वाला। ठीक है, लिमिटेशंस हमने, देखो यही, इट इज लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन ओनली। एक और लिमिटेशन क्या थी एरहेनियस थ्योरी की, कि ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन तक ही लिमिटेड था। मतलब हमने बोला था ना कि कोई भी HCl जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देगा, कोई भी बेस जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देगा। तो अगर बेटा एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, ऑल्सो बेसिक नेचर अमोनिया का ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सो दैट्स व्हाई दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ एरहेनियस थ्योरी। ठीक है, क्लियर है सबको? यस, हाँ, वेरी गुड साम्या। बिल्कुल अंकित, H पॉजिटिव को बच्चे हम प्रोटॉन भी कहते हैं, और OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन। लिमिटेशंस में बच्चे ये था कि इट इज लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन ओनली। हम बोल रहे थे ना कि जो भी HCl होगा वो सिर्फ वाटर में डिसॉल्व होने पे ही हमें क्या देता है, एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देता है। बेस जो है वो हमें एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देता है, यानी कि उसको वाटर में डिसॉल्व करना पड़ता है। तो ये सिर्फ लिमिटेड है उन्हीं कंपाउंड्स के लिए जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। जो नहीं होते वो एरहेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम। और सेकंड पॉइंट क्या था कि अमोनिया भी तो बेस है, अमोनिया बेस है बट ये OH नेगेटिव आयन नहीं देता। ठीक है, तो OH नेगेटिव आयन नहीं देता, तो दिस इज नॉट ऑल्सो, वो चीज भी इसने नहीं की थी। प्रीवियस स्लाइड में तो बेटा यही था, एरहेनियस एग्जांपल है। और मोनोप्रोटिक पूछा है तो एक अगर OH नेगेटिव आयन होगा तो वो मोनो होगा, 2 होंगे तो डाई, और 3 होगा तो ट्राई। ठीक है, ये तो सेम वही चीज है जो मैंने अभी बताई आप। ठीक है, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एरहेनियस के बाद हम पढ़ने वाले हैं ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, एरहेनियस के अकॉर्डिंग तो हमने एसिड और बेस पढ़ लिया। हाँ, मोनो का मतलब बेटा 1 OH नेगेटिव आयन, डाई का मतलब 2 OH नेगेटिव आयन, और ट्राई मतलब होता है 3 OH नेगेटिव आयन। ठीक है बेटा आदर्श, मैंने बोला तो है आपको कि आप सारी रिकॉर्डिंग्स जो है वो बिटली के लिंक पे देख सकते हो। ठीक है ना, बिटली लिंक देखो, मैंने ही नहीं, बाद में बच्चों ने शेयर किया है, आप ये लिंक खोलो, पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको यहाँ मिलेंगी। और ये क्लास की तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है अभी, तो इसको तो फटाफट से कैसे ही भेज दें। जब तक ये यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगी तब तक तो हम नहीं कर सकते इसको। बाकी ये लिंक, हाँ, प्रिंस ने दोबारा शेयर करा है, तो ये कर लो। ठीक है,
स्पीशीज बच्चे कंपाउंड को ही बोलते हैं। कोई भी, जैसे भी आप चाहे एसिड ले रहे हो, कुछ भी चीज ले रहे हो ना कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज स्पीशीज। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला, HX जो किसी भी बेस के साथ लगा लो या किसी और चीज के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है, कोई H पॉजिटिव आयन वो डोनेट करे, उसके पास क्या टेंडेंसी हो कि वो डोनेट कर सके H पॉजिटिव आयन को, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड। अब देखो बेटा, एसिड कौन से होते हैं विच कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन। अब अगर आप देखोगे HX प्लस B, ये X क्या करेगा, ये H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा, B के साथ H पॉजिटिव आयन आ गया, तो दिस HX वुड बी कंसीडर्ड एज एसिड। जैसे HCl है, ठीक है, HCl जो है वो किसी के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें, H पॉजिटिव वाटर के साथ लिख देते हैं, ठीक है, तो ये HCl क्या करेगा, एक H पॉजिटिव डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे ये बनाएगा H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी इस HCl ने अपना एक H पॉजिटिव आयन क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एसिड। जिसके पास टेंडेंसी होती है H पॉजिटिव आयन को डोनेट करने की, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ब्रोंस्टेड एसिड है। अब अगर बेटा कोई डोनेट कर रहा है तो दूसरा गेन करने वाला भी तो होना चाहिए, तो एसिड के बाद आ जाता है बेस, जो क्या करे, एक्सेप्ट करे उसको। ठीक है, एसिड जिसने डोनेट कर दिया और बेस जिसने उसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है ना, अब जैसे HX था, B, इस HX ने तो डोनेट कर दिया, इसने एक्सेप्ट भी तो करा, BH पॉजिटिव और X नेगेटिव, तो ये B क्या हो गया, ये हमारे पास बेस हो गया। ठीक है, B ने एक्सेप्ट करा H पॉजिटिव आयन, तो इट वुड बी कंसीडर्ड एज ब्रोंस्टेड बेस, और इसने लूज करा तो इसको क्या कहेंगे, एसिड। यानी कि ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड कौन से हैं, जो डोनेट कर रहे हैं, और बेस कौन से हैं, जो क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या चीज, H पॉजिटिव आयंस को। ठीक है, तो वो जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। स्पीशीज विच कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज ब्रोंस्टेड एसिड्स। एंड स्पीशीज जिसमें क्या रहे, जो H पॉजिटिव आयन को क्या करे बेटा, एक्सेप्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, वो बेस है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। इसमें देखो एक नई टर्म हमें पढ़ने को मिलेगी ब्रोंस्टेड लॉरी में, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। अब एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि स्पीशीज फॉर्म्ड बाय, यस, टेल मी हु इज दिस, यस, कौन कर रहा था हैंड रेस, किसको, किसी को कोई प्रॉब्लम है, पूछा, वही डिस्कस करेंगे बच्चे। अमोनिया का कैसे था कि अमोनिया, और हेनियस ने क्या बोला था कि जो भी चीज वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयन देगी वो बेस होगा। अमोनिया OH नेगेटिव आयन नहीं दे रहा था, ठीक है ना, अमोनिया से हमें OH नेगेटिव आयन नहीं मिला था, तो वो बेस नहीं है एरहेनियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ब्रोंस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग कैसे है वो मैं अभी बताती हूँ। ठीक है मैम, अगर ये रिवर्स हो जाए तो, रिवर्स कैसे बेटा, आर्यन, हाउ रिवर्स का कैसे बोल रहे हो, रिवर्स मैं आपकी बात नहीं समझी। चलो मैं आपको कॉन्जुगेट एसिड बताती हूँ बेटा, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्पीशीज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ अ प्रोटोन, जब कोई भी प्रोटोन वो गेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो कॉन्जुगेट एसिड है उस बेस का। यानी कि अमोनिया है, अमोनिया क्या करेगा, एक H पॉजिटिव को गेन करेगा और वो बनाएगा NH4 पॉजिटिव आयन। अब ये अमोनिया बेस है, बेस क्यों है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन को गेन कर रहा है, और गेन करके जो प्रोडक्ट बनाता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। यानी बेस जब प्रोडक्ट बनाता है तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, और जब एसिड कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। देखो इसमें एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, सी, सॉरी, ये है हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड। अब देखो अमोनिया एक्सेप्ट कर रहा है H पॉजिटिव आयन को, अमोनिया एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या हो गया, बेस, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जो चीज को एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। अब इसने NH4 पॉजिटिव बनाया, तो बेस ने जो प्रोडक्ट बनाया वो हमारा क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। अब ऐसे ही कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, सबसे पहले एसिड ले लो, एसिड ने क्या करा,
एसिड क्या करता है, उस टेंडेंसी होती है उसकी H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की। इसने H पॉजिटिव आयन डोनेट किया तो ये एसिड है। इसने जो ये बनाया, ये जो प्रोडक्ट बना CH3COO नेगेटिव, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ठीक है, तो जो बेस से प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो उसका कॉन्जुगेट एसिड है, और जो एसिड से प्रोडक्ट बनता है वो होता है उसका बेस। क्लियर हुआ ये सबको? यस, जस्ट रेज योर हैंड्स, जिसको क्लियर है, जिसको कोई प्रॉब्लम है वो चैट में पूछे। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। कॉन्जुगेट बेस बच्चे वो हो जाएगा जो एसिड जब डिसोसिएट कर देता है ना, एसिड अपना H पॉजिटिव आयन दे देता है, तो वो जो प्रोडक्ट बनता है यानी CH3COO नेगेटिव वाला, वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। जो एसिड से प्रोडक्ट बनता है वो होता है बेस, और जो बेस से प्रोडक्ट बन रहा है, देखो दोबारा बता देती हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे अमोनिया का लिया बेटा। अमोनिया क्या कर रहा है, H पॉजिटिव आयन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि वो क्या बनाएगा फिर, NH4 पॉजिटिव आयन। इसने एक्सेप्ट करा अमोनिया ने, तो ये बेस हो गया। और बेस ने जो प्रोडक्ट बनाया यानी दिस NH4 पॉजिटिव, दिस इज कंसीडर्ड एज कॉन्जुगेट एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्जुगेट एसिड है। ऐसे ही CH3COOH है, वो H पॉजिटिव आयन को लूज कर रहा है, यानी इसने क्या बनाया, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को लूज किया तो एसिड, ये CH3COO नेगेटिव, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। दिस इज कंसीडर्ड एज इट्स कॉन्जुगेट बेस। क्लियर हुआ ये बात? मिथेनोइक एसिड का कर दे, मिथेनोइक एसिड का देख लो, HCOOH है बेटा। HCOOH क्या करेगा, HCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो ये एसिड था, लूज कर दिया इसने H पॉजिटिव, और ये क्या बन गया, इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। जो ये HCOO नेगेटिव बना, ये क्या है, उसका कॉन्जुगेट बेस। क्लियर? अभी क्लियर है सबको? यस मैम। दैट्स ग्रेट सृष्टि। गेन कॉन्जुगेट एसिड एंड लूज कॉन्जुगेट बेस, कह सकते हो बेटा आप। बेस में अगर आप पहले बेस लेके चल रहे हो तो वो एसिड बनाएगा, एसिड लेके चल रहे हो तो वो बेस बनाएगा। मोनो एसिड बोलेंगे, हाँ मोनो बेसिक और मोनो एसिड, वो आप देख लो कितने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन आएंगे। ठीक है, नाउ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस। एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को हम कैसे करेंगे, एक चीज ध्यान रखनी है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना वीक उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड विल गिव यू वीक कॉन्जुगेट बेस, और अगर हमारा वीक एसिड होगा तो उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास हमेशा इस तरह से आती है, जितना स्ट्रॉन्गर एसिड उतना वीकर कॉन्जुगेट बेस, और जितना वीक एसिड उतना स्ट्रॉन्गर उसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली कम होगी। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो स्टूडेंट है, ठीक है, ये दो स्टूडेंट और ये दो स्टूडेंट और हैं, अगर बेटा इनकी फर्स्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने बोला ज्यादा है सेकंड से, तो इधर वाले की ऑब्वियसली इसकी एसिडिक ज्यादा थी, तो बेसिक में तो उल्टा ही हो जाएगा, बेसिक फिर सेकंड की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो वही चीज है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना वीक बेस, और जितना वीक एसिड उतना स्ट्रॉन्ग क्या बनता है, बेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्फोटेरिक स्पीशीज। अब एम्फोटेरिक स्पीशीज क्या होगी, एम्फोटेरिक का मतलब पता है किसी को? यस, मैम वो काफी और बेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो एम्फोटेरिक होते हैं। बिल्कुल सही, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड। बेटा जो एसिड की तरह भी रिएक्ट करे और जो बेस की तरह भी रिएक्ट करे, दोनों की तरह जो रिएक्ट कर सकता है, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो कभी कभी कहता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और कभी कभी बिल्कुल ही डम्ब एक्ट कर दे, तो हम उसको बोलते हैं भाई इसका तो समझ ही नहीं आ रहा ये बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। कभी कभी हम ऐसे करते हैं ना, हमारा मूड ना हो ना, कभी कभी हमें सब आता हो पर हमारा मूड ना हो बोलने का तो हम नहीं बोलते। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं हर एक बच्चे को ही ब्लेम नहीं करूंगी, मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई बार मूड खराब होता है, कोई बुला भी रहा हो, कोई चीज पता भी हो ना, जैसे मम्मी बोलती है तुम्हें पता है ये कहाँ रखा है, पता है यार मूड बहुत ज्यादा खराब है, तो बस चुप करके नहीं, बस वो चुपचाप रहते हैं हम।
और जब हमारा मूड अच्छा होता है तो नहीं, अगर वो हमें नहीं भी पता होती ना चीज, हम ढूंढने लग जाते हैं, लो मम्मी हम ढूंढ देते हैं। ठीक है, तो एम्फोटेरिक नेचर का बिहेवियर शो करना कई बारी। तो एम्फोटेरिक भी क्या हो गया हमारे पास कि एक ऐसी चीज जो कभी कभी एसिड की तरह एक्ट करती है और कभी कभी कैसे बेस की तरह। तो HCl को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, मान लो वाटर में हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लेंगे उसकी, HCl की वाटर के साथ रिएक्शन में क्या होता है बेटा, ये बनाता है H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यानी यहाँ पे वाटर ने एक H पॉजिटिव आयन को गेन किया है, मींस उसने उसको लिया है, डोनेट नहीं करा, एक्सेप्ट करा है। एक्सेप्ट करा है तो ये यहाँ पे वाटर किस तरह से एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। ठीक है, वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस। अब यही रिएक्शन मैंने किसमें कर दी, अमोनिया में। वाटर की रिएक्शन मैंने अमोनिया के साथ करी, तो अब हमें पता है अमोनिया में ये क्या बनाता है, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। यहाँ पे वाटर ने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक H पॉजिटिव आयन को लूज करा है। लूज करा है तो इसने यहाँ पे एसिड की तरह एक्ट किया है। मींस ये क्या कर रहा है, कभी एसिड की तरह और कभी बेस की तरह। तो इस चीज को हम क्या बोलते थे, कि एम्फोटेरिक इन नेचर है। ठीक है, दीज वुड बी कंसीडर्ड एज एम्फीप्रोटिक भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, ये सबको क्लियर है एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक वाला? किसी को कोई डाउट? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस? क्लियर। H2O ही बोथ एसिड एंड बेस की तरह, या कोई और भी है मैम? कोई और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ वाटर है, और अदर एग्जांपल्स भी होंगे हमारे पास, तो उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb। Ka और Kb के बीच में देखो क्या रिलेशन होता है बेटा। Ka क्या है हमारे पास, देखो वीक एसिड की रिएक्शन लिख दी, कोई भी एसिड ले लिया हमने Ha, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, वाटर लिक्विड फॉर्म में, क्या बना दिया इसने, मान लो H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव। ये K तो निकालना आ ही गया, इतना इक्विलिब्रियम पढ़ लिया हमने। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। एक चीज मैंने आपको बताई थी बेटा, सॉलिड और लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम में वर्कआउट नहीं करते। ठीक है, तो वाटर लिक्विड आप नहीं लोगे, उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो ये आपके पास Ka की वैल्यू आ गई। सिमिलरली Kb हमने क्या निकाल लिया कि कोई A नेगेटिव जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें H ऑफ A प्लस OH नेगेटिव आयन दे रहा है। तो ये हमने बेस की डिसोसिएशन निकाल ली। Kb वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सेम आ जाएगी ये भी, OH नेगेटिव H ऑफ A, वाटर नहीं लेंगे, A नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, Ka इंटू Kb कर दो। ये था हमारे पास H3O पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन HA, और मल्टीप्लाई में OH नेगेटिव H ऑफ A डिवाइडेड बाय A, डिवाइडेड बाय A नेगेटिव। A नेगेटिव से A नेगेटिव कैंसिल, H ऑफ A से H ऑफ A कैंसिल। आपके पास Ka इंटू KW क्या आ गया, H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव, यानी वाटर मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन है ये। टू वाटर मॉलिक्यूल को अगर आप डिसोसिएट करो, दैट वुड बी इक्वल टू H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो वो किसके इक्वल आएगा, KW के, यानी डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो Ka इंटू Kb के बीच में क्या रिलेशन आता है, KW। मैम इसके लिए, हाँ बच्चे, दो रिएक्शन, दोनों आप रिलेशन ही दो के बीच में निकाल रहे हो ना। आपने क्या बोला, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है, मीन्स Ka और Kb के बीच में क्या रिलेशन है। तो Ka और Kb के बीच में क्या रिलेशन होता है कि दीज वुड बी इक्वल टू KW। A जो है बेटा, A स्टैंड फॉर एसिड, B स्टैंड फॉर बेस एंड W स्टैंड फॉर वाटर। ठीक है, कि ये वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल होते हैं। क्लियर हुआ ये सबको कि Ka इंटू Kb किसके इक्वल आएगा, KW के। यस, किस किस को क्लियर है? हाउ टू फाइंड Ka तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये सिखाया तो था केमिकल इक्विलिब्रियम में, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की। तो ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे, डिवाइड करोगे रिएक्टेंट की। लिक्विड है वाटर, तो लिक्विड और सॉलिड को हम नहीं लेते, मेजर करते, इसलिए हमने नीचे वाटर नहीं लिखा।
सिंपल आप इसको क्या लिखोगे, H3O पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA हो जाएगा, और KB क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव HA डिवाइडेड बाय A नेगेटिव। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। तो ये किसके इक्वल होता है, ये KW वैल्यू के इक्वल होता है। तो आपने क्या लिख देना है कि KA इंटू KB हमारे पास किसके इक्वल आ गई, KW के। ठीक है, क्लियर? हाँ, KW बटा 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -14। वेरी गुड देव, बिल्कुल सही। ओ ओके अंकित। बच्चे एक बार ही पुराने लेक्चर्स जरूर देखना, बिटली का लिंक मैंने अभी शेयर किया था ना, उससे आप देखना बेटा, फिर आपको ओवरऑल सारा आइडिया हो जाएगा। चलो अब हम बात करेंगे बेटा कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को। ठीक है, सम फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, डिल्यूशन एंड प्रेजेंस ऑफ अदर सॉल्वेंट। ये पांचों चीजें जो अल्फा की वैल्यू को क्या कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं। अब ये किस तरह का इफेक्ट डालती हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा डिल्यूशन के ऊपर। ये तो चीज हमने पढ़ ली कि जनरली एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे क्या होता है, अल्फा की जो वैल्यू होती है वो हमारी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होती है। अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, 1 के। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो डिक्रीज करती है जब हम उसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दें। ठीक है, व्हाट दे आर सेइंग कि इट इज द डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद अ कॉमन आयन। कॉमन आयन का मतलब क्या है, ये नहीं है कि NaCl अगर आप ले रहे हो कोई कंपाउंड, आपने मान लो HCl ही लिया है, उसमें आप H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वाले ऐड करने की बजाय कॉमन आयन आपको ऐड करने हैं। जैसे H पॉजिटिव में H पॉजिटिव का ही ऐड कर दिया कोई आयन, Cl नेगेटिव है तो उसमें Cl नेगेटिव वाला ही आयन ऐड किया। इस तरह से जब कॉमन आयन हम ऐड करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को, अगर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको थोड़ा कम कर देते हैं। क्या पॉइंट लिखेंगे हम, when a substance is present in a solution, जब कोई सब्सटेंस किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा तो वो क्या करता है, इट मे इफेक्ट, वो उसके डिसोसिएशन को इफेक्ट करेगा। क्यों करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। क्यों, क्योंकि उनमें कुछ आयंस कॉमन है। तो कई बार क्या होगा, कोई ऐसे आयंस कॉमन होंगे जो प्रॉपरली डिसोसिएट नहीं हो रहे। अगर वो बेटा प्रॉपरली डिसोसिएट नहीं होते तो वो अल्फा की वैल्यू को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अगर वो प्रॉपरली डिसोसिएट हो जाते हैं तो वो अल्फा की वैल्यू को कम नहीं करते। ठीक है, तो यही इसका एग्जांपल HCl का ही आप ले सकते हो। ठीक है, कि अगर H पॉजिटिव आयन इजिली उसमें से डिसोसिएट हो जाए, मैं बोलूं कि H पॉजिटिव आयन जल्दी टूट रहा है और मैं और ज्यादा H पॉजिटिव आयन उसमें ऐड कर दूं, तो क्या रहेगा, उसका अल्फा वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर मैं बोलूं कि CH3COOH था, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटता है, वो पहले ही वो वीक एसिड है और उसमें मैं और ज्यादा CH3COO नेगेटिव आयन ऐड करते जाऊं, तो वो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को क्या करेगा, कम कर देगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन से आयंस जो हैं वो ऐड कर रहे हो। सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, क्या कहता है कॉमन आयन इफेक्ट, डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब कोई हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड करते हैं। तो अगर सब्सटेंस जो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो वो उसके डिसोसिएशन को इफेक्ट करेगा। कॉमन आयन इफेक्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे भी हम उसका इफेक्ट दिखा सकते हैं। जनरली कॉमन आयन क्या करता है, डिक्रीज करता है सोल्यूबिलिटी को। जनरल इफेक्ट इसका यही रहता है कि बेटा ये सोल्यूबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। Okay, कॉमन आयन इफेक्ट जनरली डिक्रीज द सोल्यूबिलिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास मेन चीज रह गई थी, लास्ट टॉपिक ल्यूइस एसिड और बेस के ऊपर। तो ल्यूइस एसिड क्या है बेटा, उसमें हमने मैम क्या, आर्रेनियस और बोरन्स लॉरी पढ़ा दिया है। हाँ बेटा पढ़ तो लिया अभी, यही था ये, यही तो है हमारे पास लुईस ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ये देखो, देखो ब्रॉन्स्टेड एसिड में क्या था, वो स्पीशीज जो डोनेट करे H पॉजिटिव आयन और जो एक्सेप्ट करे बच्चे H पॉजिटिव आयन को, वो बेस था। एसिड में डोनेट और बेस में एक्सेप्ट। ठीक है, अब देखो इसी का उल्टा हम पढ़ेंगे लुईस में। इस लुईस का क्या होता है, द स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्या कर सकती है बेटा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, वो होती है एसिड। ठीक है,
लुईस एसिड कौन सा होगा? विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर स्पीशीज, किसी दूसरी स्पीशीज से जब वो एक्सेप्ट कर ले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो उसको हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। इनका जनरली इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का क्या मतलब है कि इनकी ऑटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 से कम होते हैं, ठीक है, 8 से कम होंगे तभी तो वो क्या करेगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन और लेगा। गेन तो तभी करेगा ना जब उसके पास कमी होगी, और जो गेन करता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। तो लुईस एसिड कौन सा हुआ? जिसके पास टेंडेंसी है एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है। दोज हु हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम बोलते हैं लुईस एसिड। और लुईस बेस क्या होता है हमारे पास? जस्ट अ मिनट, सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, लुईस बेस क्या हो जाता है? जो गेन करते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। देयर आर नो लिमिटेशंस फॉर ब्रॉन्स्टेड वन। ब्रॉन्स्टेड की कोई लिमिटेशंस हम नहीं मतलब है नहीं है। तो स्पीशीज जो डोनेट मैम आर्हेनियस की है ना? आर्हेनियस तो बेटा जो एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन दे वो एसिड, और जो एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन दे वो बेस, ठीक है। आर्हेनियस का वो था। और लुईस बेस क्या है? द लिमिटेशंस भी तो होंगी आर्हेनियस की। हाँ, आर्हेनियस की तो बेटा लिमिटेशन है ही है ना कि वो तो एक्वा सॉल्यूशन तक ही लिमिटेड है। हमने उसकी डेफिनेशन ही ये पढ़ी कि जब वो एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन दे और एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन दे, उन आयंस का क्या, जो एक्वस में डिसॉल्व होते ही नहीं है, जो वाटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व ही नहीं होते, उनको तो हम ले ही नहीं सकते फिर। तो लुईस बेस वुड बी आर्हेनियस की ये लिमिटेशन थी, ठीक है। और अमोनिया बेस होता है बट वो OH नेगेटिव आयन नहीं देता, ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर? लेट ज्वाइन किया है क्या क्लास आपने? अभी डिस्कस किया था हमने। यस, सो लुईस बेस क्या हो जाएगा बेटा? वो स्पीशीज जो डोनेट कर सके इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है, जो डोनेट कर सके। और डोनेट कौन करेगा? जिसके पास लोन पेयर हो या कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। एक्स्ट्रा होंगे तभी तो बेचारा डोनेट करेगा। तो दे हैव अ लोन पेयर, अमोनिया और वाटर के पास होता है। और ये कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि जो डोनेट करते हैं मींस लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। सो लुईस बेस कौन से हो गए? जो डोनेट करें, और एसिड जो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा पीएच के बारे में, पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल क्या होता है हमारे पास? अच्छा, लुईस तक सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन एसिड बेसिस में? यस, एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन? नो, ओके, ग्रेट, ठीक है। तो पीएच वैसे तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। एक आइडिया दे देती हूँ। पीएच स्केल हमें पता है वो भी एसिड और बेसिस को सिंप्लीफाई करने के काम आता है। पीएच स्केल हमारे पास इस तरह का होता है ना, यहाँ पे 7 होता है, 7 से बैक वाले इस तरह 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सारे एसिड होते हैं। जो 7 से लेस होते हैं वो एसिड होते हैं, जिनकी वैल्यू 7 से ज्यादा होती है वो हमारे पास क्या होते हैं? बेस होते हैं। दैट वुड बी कंसीडर्ड एज बेस। और पीएच को हम लिखते कैसे हैं? माइनस ऑफ लॉग H पॉजिटिव। पीएच की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ नेगेटिव लॉगरिथमिक एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। पीएच को हम माइनस ऑफ लॉग H पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। वही चीजें, अगर पीएच लेस देन 7 है तो बेटा एसिडिक, अगर इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल, ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक, ठीक है। पीएच जो है, फुल फॉर्म क्या होती है पीएच की? कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। वेरी गुड अंकित, वेरी गुड। पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की कितनी पावर है, यानी वो कितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन दे सकता है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इट्स पीएच। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी किसी भी एसिड की? कि उसके पास कितनी टेंडेंसी है, वो कितने H पॉजिटिव आयन जो है रिलीज कर सकता है, वो होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। और जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन वो इंक्रीज करेगा उतना कम उसका पीएच होगा, क्योंकि एसिड्स के लिए पीएच हमेशा लेस देन 7 होता है। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कि वो कितने OH नेगेटिव आयन दे सकता है। सो
जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयन देगा बेटा उतनी ही पीएच वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? एंटी लॉग, लॉग होता है बेटा, एक एंटी लॉग होता है, तो एंटी लॉग भी आपको बताएंगे। ठीक है, एंटी लॉग आप मैथ्स में करोगे, एंटी लॉग मैथ्स का पोर्शन है, तो आप मैथ्स वाले टीचर से पूछना, वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। मुझे भी मैथ्स पढ़े काफी टाइम हो गया है, तो इतना मुझे भी अभी ध्यान एंटी लॉग निकालने का तो मुझे मैम